मैं हिंदू समाज से आता हूँ। एमआईएम पार्टी में प्रदेश में अच्छे पद पे हूँ, अच्छी ज़िम्मेदारी मुझे मिली है। मुझे कोई रोक-टोक तो नहीं है कि आप हरा गमछा पहनिए या आप टीका चंदन मत लगाइए या आप पूजा-पाठ में मत रहिए। हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ सके और मुस्लिम की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े। हम आरजेडी के साथ गठबंधन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आरजेडी वालों को डर लगता है कि मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। अगला जो सरकार बिहार में बनेगा, एक नया जो है देखिएगा, बिहार का चुनाव एक अलग अंदाज में होने जा रहा है, रिजल्ट भी अलग आएगा, एक नया करवट लेने जा रहा है बिहार का जो है सियासत। 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं तोड़ पाए। करोड़ों का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला। ये ताकत है हमारा। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक है, 100 पे भारी रहते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता उनके 100 कार्यकर्ता पे भारी। और हम अपनी पार्टी में कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं, दीवाने होते हैं। एक बयान हम लोगों ने सुना था तेजस्वी जी का, एक चैनल में उन्होंने, पत्रकार ने जब सवाल किया कि आप क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं एमआईएम से, जब एक ही तरह की पार्टियां हैं या आपके वोट पे जो है कहीं ना कहीं सेंधमारी या आपको नुकसान होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो हैदराबाद लड़ने नहीं चाहते। तो हम लोग का जवाब यही था कि भाई, अगर आप नहीं जाते हैं तो ये आपका कमज़ोर पक्ष है, आपको जाना चाहिए। बिहार और बिहारियों की आबादी पूरे देश में है। बम्बई से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, गुजरात से लेकर के साउथ तक आबादी है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हम बिहारी वहाँ अनाथ हैं। दोस्तों आदाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अपनी अपनी सतह पर जारी है, वहीं एमआईएम ने भी जाहिर है तैयारी शुरू कर दी है। एमआईएम के नौजवान लीडर राणा रणजीत सिंह हमारे साथ हैं, पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले राणा रणजीत साहब, सहाफत मीडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल यही होगा कि काफी सरगर्म रहते हैं आप अपनी पार्टी में। कई सारे कार्यक्रम आप लगातार कराते रहते हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेंबर साजी मुहिम भी आपने शुरू किया था। अगर चुनाव को देखते हुए अगर आपसे सवाल किया जाए, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद जो है बिहार में ही विधानसभा चुनाव होना है, तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम की और आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, एमआईएम बहुत ही माइन्यूटली अपनी तैयारी को करता है। आप देखेंगे हम लोग बेवजह के बहुत सारे जगहों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वहीं हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव जो है लोगों को रिजल्ट से एक शॉक लगा कि कैसे एआईएमआईएम जैसी नई पार्टी आते ही 5 विधायक उन्होंने जीत लिया। और जहाँ भी हम लड़े अपने सिंबल पे, चूंकि गठबंधन हुआ था, जीटीए अलायंस हुआ था, तो जहाँ भी एमआईएम लड़ी वहाँ अच्छा वोट, 15-20 हजार के आसपास वोट हम लोगों ने पाया। तो जहाँ भी पतंग छाप, पतंग के निशान से हम लोग लड़े थे। बाकी गठबंधन में कई जगह और भी चुनाव लड़े, वो भी बेहतर परफॉर्मेंस उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अलायंस था। और इस बार भी कई पार्टियों से अलायंस की बात हो रही है, और चाहे वो भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, दलित की बात तो जो मुझे मेन लगता है। स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं बिहार में, उन पार्टियों से आप लोगों का कोई गठबंधन नहीं होता है, या वो पार्टियां आपकी पार्टी से गठबंधन करना ही नहीं चाहती है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के साथ हमारा विचार मिलता नहीं है, तो कभी हमारा गठबंधन बीजेपी जैसी पार्टियों से हो ही नहीं सकता है। जो भी नॉन सेक्युलर मिजाज की पार्टियां हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन आरजेडी वाले बहुत डरते हैं हमसे, घबराते हैं। उनको उसके लगता है पीछे कि क्या वजह मानते हैं आप? बहुत साफ वजह है उसके पीछे, क्योंकि देखिए आज आरजेडी का जो भी ताकत है, अगर बैलून की बात करें तो जो हवा है उस बैलून में, वो मुस्लिम भाइयों का है, मुस्लिम समाज का है। यादव समाज अब बढ़ चुका है, एकजुट नहीं है। लोकसभा में तो खास करके नहीं है, विधानसभा में कुछ वो संख्या प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी यादव बिखर चुके हैं। मुसलमान है जो एकमुश्त आरजेडी के साथ खड़ा है। तो आरजेडी को ये डर लगता है कि जिस दिन मुसलमान की पार्टी खड़ी हो गई, अगर उसकी अपनी पार्टी हो गई और मुसलमान आरजेडी से अगर हट गया, तो हमारा बिल्कुल बेस खत्म हो जाएगा, हम नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। जिस तरीके से रुपौली के उपचुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से तीसरे नंबर पे आरजेडी चला गया। और भी कई जगह आपने देखा, 20वीं बार अगर इमामगंज, जो गया जिला में बाय इलेक्शन हुआ, वहां अगर हम नहीं लड़ रहे होते तो आरजेडी वहां चुनाव जीत जाती। मांझी जी जो चुनाव लड़ रहे तो थे, क्या आप लोग वहां वहां चुनाव कौशल लड़ेंगे मांझी, जहां आप लोग हराने के लिए जाते नहीं, हैं? ऐसा बिल्कुल हमारा मंशा नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो जहर फैलाने वाली पार्टियां हैं, भाजपा खास करके, ऐसी पार्टी सत्ता में आए। ये हम लोग का कभी भी मंशा नहीं है। हम कभी भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहते।
हम आरजेडी के साथ गठबंधन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आरजेडी वालों को डर लगता है कि मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे। ऐसे कम से कम या तो पक्ष में या विपक्ष में हम बने तो हुए हैं। आपकी पार्टी से जो जीते हुए एमएलए थे वो तो आरजेडी में चले गए। आरजेडी के भी एमएलए तो चले गए जेडीयू में, चाहे वो चेतनानंद की बात करिए, चाहे कुछ यादव समाज के भी विधायक थे। तो इन सब तो का आरजेडी इफेक्ट आरजेडी के भी तो पार्टी टूट गए। जो करेगा, किसकी पार्टी नहीं टूटी है, किसके नेता इधर उधर नहीं गए हैं। तो ये बहुत आम बात है। तो इन बड़ी सब का इफेक्ट जो है चुनाव में रहेगा क्या? आपकी पार्टी से अलग अलग लोग ये बयान देते रहते हैं कि आरजेडी ने हमारे एमएलए को अपनी पार्टी में मिला लिया, उसके असर तो जो है चुनाव में आरजेडी हम ने लोग दिखाएंगे। हमारे एमएलए को मिलाया है, जनता को नहीं मिलाया है, हमारे वोटर्स को नहीं मिलाया है। एमआईएम के जो वोटर्स हैं उनको नहीं मिलाया है। और जिन लोगों ने धोखा देने का काम किया है, इस बार आ जाए मैदान में, उनको पता लग जाए उनको किस नाम से बुलाया जाता था चुनाव में जो है। और उनको शायद टिकट मिल जाए, वही मुझे लगता है गनीमत होगी, क्योंकि आरजेडी वाले भी जानते हैं कि किस तरीके से समाज उनको जो है गलत शब्दों से बुलाता है। एमआईएम को लोग क्यों वोट करे? लोगों को आप क्या बता रहे हैं? जो वोटर है बिहार का वो एमआईएम को क्यों वोट करेगा? उसके पीछे क्या आप देखिए, लोग कारण बता रहे हैं? जमहूरियत में, लोकतंत्र में कुछ ऐसी पार्टियां होनी चाहिए जो बेबाकी से हर मुद्दे पे बात रख सके। आज वक्फ बोर्ड की लड़ाई कोई लड़नी नहीं लड़ सकता है, आरजेडी वाले नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको अपना बैलेंस बनाना है, हिंदू वोट मेरा खराब ना हो जाए। तो हमारा सुझाव तेजस्वी जी को यही था, आरजेडी वाले लोगों को यही था कि आप मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ पाते, आप वक्फ बोर्ड के लिए नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप गठबंधन में रहते हैं तो हम लड़ते, तो कम से कम एक ये तो हो जाता कि गठबंधन सहयोगियों की लड़ाई है या उस समाज के लिए खास करके लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कोई है। तो आज कहीं न कहीं मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला, दलित को लेकर के बोलने वाला बहुत कम पार्टियां तो हैं। एमआईएम एमआईएम जो है, जी एमआईएम बिल्कुल कोई बंदिश नहीं, हमें किसी से पूछना नहीं होता है कि भाई इस मुद्दे पे हम क्या बोले, जो सही है वो हम करते हैं। और हमें कोई, हमारे जो सदर हैं वो बिल्कुल कहते हैं भाई गरीबों के लिए लड़ो, उसमें मेरा कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मैं हिंदू समाज से आता हूँ, एमआईएम पार्टी में प्रदेश में अच्छे पद पे हूँ, अच्छी जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो मुझे कोई रोक टोक तो नहीं है कि आप हरा गमछा पहनिए, या आप टीका चंदन मत लगाइए, या आप पूजा पाठ में मत रहिए, या आप हिंदू के कार्यक्रम में मत जाइए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ पार्टियां ऐसी होनी चाहिए जो ईमानदारी से हर मुद्दे को रख सके, तो ताकि वो लोकतंत्र का खूबसूरती बना रहे। ऐसे क्या है, जैसे आरजेडी की जो हालत है, ईडी सीबीआई में घिरे हुए हैं। वो कुछ कुछ मुद्दों पे जो है उनका है कि अगर आप इसको छेड़िएगा तो हम तुरंत आपके अंदर जो है, घर के अंदर सीबीआई और ईडी वालों को भेज देंगे। तो सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नहीं बोल सकते। हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदार आदमी, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं तोड़ पाए। करोड़ों का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला। तो ये ताकत है, हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक है, 100 पे भारी रहते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता उनके 100 कार्यकर्ता पे भारी। और हम अपनी पार्टी में कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं, दीवाने होते हैं। जो भी लोग हैं हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, दीवाने के रूप में पार्टी की सेवा करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, शुरुआत है। पहले चुनाव में 5 विधायक हम लोगों ने जीता था। तो अगर आप उस रूप से बात करिएगा तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में हम लोग का टारगेट है कि 25 से 40 विधायक हम लोग जीत करके आए, और अगला जो सरकार बने उसमें हम अहम भूमिका में क्या रहें। ऐसा और नहीं लगता कि लोग जो है लोगों में ये भी मैसेज आता होगा कि सिर्फ जो है ये तो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है? तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई पार्टी, कोई नेता नहीं बचा है। और अगर घर का गार्जियन, अगर वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रख सकता है, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता है, तो किसी और का क्या ख्याल रखेगा। तो हम अंदाजा इसी हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, हम लोग आज मुस्लिम, हर पार्टी, हर जाति का अपना नेता है, पार्टी है। सहनी की अपनी पार्टी है, यादव की अपनी पार्टी है, पासवान की अपनी पार्टी है, मांझी समाज की अपनी पार्टी है। तो हर कुर्मी का अपना पार्टी, कोयरी का अपना पार्टी। तो क्या मुसलमान की पार्टी अगर हो जाएगी तो क्या आप उसको बिल्कुल उसको सेक्युलर नहीं मानेंगे आप? तो राणा रणजीत सिंह जो है इस पार्टी को कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग हमारे पिताजी जिस पार्टी में भी गए, वो जनता दल में और आरजेडी में जुड़े रहे, आजीवन उसी में रहे। हम लोग उन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं। परिस्थितियों ने बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, आज जिस जगह मैं हूँ और जो मुझे सम्मान मिलता है, आज मैं, मुझे जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो भी सीमांचल के लोग हैं, सीमांचल में ये पार्टी बहुत मजबूत है। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि आप सीमांचल के उन 5 जो विधायक थे उसमें से आप कहीं से लड़िए, हम आपको लड़वाना चाहते हैं।
और सारा मुस्लिम समाज एआईएमआईएम के जो परिवार है वहाँ, और खास करके जो एक मुस्लिम समाज एकजुट होकर के एक हिंदू को सदन में भेजेगा। और जो एक हम लोग के ऊपर जो दाग लोगों ने लगाया हुआ है कि ये कम्युनल पार्टी है, सेकुलर पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी है, उसके बंदिश को हम लोग उस दाग को मिटाने का काम करेंगे। एक हिंदू का बेटा, राजपूत का बेटा राणा रणजीत सिंह को सीमांचल से चुनाव जिता करके हम लोग सदन में भेजेंगे और उदाहरण स्थापित करेंगे कि किस तरीके से एक हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ सके और मुस्लिम की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े। एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत बिहार जो पहले था वो बनाने का प्रयास है। कोई लड़ाई नहीं लड़ता। वक्फ बोर्ड की बात आप करें, अगस्त में उसको लाने वाले हैं, उसको कर रहे हैं। क्या जरूरत है धार्मिक चीजों को गड़े मुर्दे को उखाड़ना और आपस में संबंध को खराब करना, जहर फैलाना। यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ जो है मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया कि गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए और हर आदमी जो है आकर के अपने आप को जाति का नेता बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, बयान दे रहा है। तो एक फैशन बनता चला जा रहा है। तो इन चीजों से बचना जी। चाहिए। देखिए, देश जो है अगर जिस परिस्थिति में आज है, इसको नहीं संभाला जाएगा तो एक गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, सिविल वार की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हिंदू समाज की आबादी अगर 80% है तो मुस्लिम समाज का भी 20% 25% अगर आबादी है, तो जब लड़ाई होगा तो दोनों का नुकसान होगा। हो सकता है कि अधिक नुकसान मुस्लिम भाइयों का हो, लेकिन हिंदू भाइयों का भी तो नुकसान होगा। लड़ाई समाधान नहीं है, जहर समाज में फैलाना समाधान नहीं है। हम लोग सड़कों की बात करें, रोजगार कैसे पैदा करें उसकी बात करें, पुल पुलिया की बात करें, अस्पताल की व्यवस्था कोरोना में आपने देखा था क्या बुरी हालत थी। इसकी चर्चा तो हम करते ही नहीं। हम तो केवल जी। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों को इससे बचना चाहिए। और भाजपा वाले जो सर्टिफिकेट देते हैं हिंदू का, मैं भी हिंदू हूँ और हम लोग भी जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग भी सारा पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पे धार्मिक चीजों को लाना कहीं से भी उचित नहीं। तो आपका जो है युवा कल्याण मोर्चा के नाम से जो है आप तरह-तरह के प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम कराते हैं। तो ये भी जो है खबरें आ रही थी कि आपने पार्टी छोड़कर जो है एक अपना कुछ बना रखा है आपने और उस मंच से जो है आप प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे ऊपर शुरू से ही लोग अंदाजा लगाइए, चाहे जो करिए। वो चुनाव से पहले बात हुई कि भाई अगर जीत भी जाएंगे तो पार्टी बदल लेंगे, अगर हार जाएंगे तो भी पार्टी बदल लेंगे। फिर उसके बाद तो लगातार ऐसा लगता है, तो कुछ लोग, मेरे भाइयों को ये लग गया था, क्योंकि मेरा एक संगठन है, सामाजिक संगठन, जो पिछले 9 साल से ये सक्रिय है। क्रिकेट टूर्नामेंट हो या और भी सामाजिक कार्यक्रम हम लोग इलाके में करते रहते हैं। युवा कल्याण मोर्चा के नाम से हम लोग उस संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में खास करके करते हैं। तो पिताजी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वो उसी बैनर तले होता है। तो कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई ये कौन सा बैनर इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। हम लोग उसी पार्टी में बने हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पूरी टीम 50-60 लोग, हम लोग जो भी लोग हैं, दिल्ली जाकर के ओखला और 2 जगह जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में हमारा पार्टी बढ़ चढ़ करके वहाँ हिस्सा लेगा और दिल्ली में अच्छा रिजल्ट आएगा और उसका प्रभाव हमारे बिहार में भी उसका होगा, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है। तो सोशल मीडिया को लेकर भी आप कुछ कर रहे थे कि 5,000 लोगों को जोड़ेंगे, उनको सोशल मीडिया से जोड़कर एक तरह से कहें उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे और इस चीज को भी प्रमोट करेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला है पूरा, अगर इसके ऊपर कुछ कहना चाहें आप? ये जो सर्वे हुआ तो उसमें ये पता लगा कि हम इंडियंस जो हैं, लगभग 6 से 7 घंटे का समय हम लोग स्क्रीन पे मोबाइल के देते हैं। अब उसमें इंडिया के बाद बिहार में अगर आप आते हैं, तो आज कोई भोजपुरी गाना को आप देख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है पूरे वर्ल्ड में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। खेसारी लाल जी का हो, पवन सिंह जी का हो, गाना सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेके जाता है। तो हम लोग बिहार में फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री तो नहीं खुल रही हैं, तो हम लोगों ने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को कैसे इस्तेमाल करें 2 पैसा कमाने का, रोज़गार बढ़ाने का, इस पे हम लोगों ने काम शुरू किया है। और 5,000 लोगों का एक समूह बना करके, वो 5,000 लोग एक दूसरे को मदद करेंगे। उस 5,000 में न्यूज़ चैनल चलाने वाले आप जैसे लोग होंगे, कोई कंटेंट बनाने वाला, कॉमेडी बनाने वाला या किसी भी तरह का करता हो। तो वो आपस में एक दूसरे को हम मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो आज की डेट में जो ऑनलाइन मार्केटिंग और प्रचार प्रसार का जो काम है, वो सबकी ज़रूरत बन गई है। चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, नेता कोई बनना चाहता हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई फैक्ट्री हो, किसी तरह का एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, तो सबको प्रचार की ज़रूरत है। तो हम लोग एक ऑनलाइन जो है उस ताकत को एकत्रित करके, और खास करके जिस पार्टी से मैं हूँ, ये डिजिटल ताकत बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको एक हम लोग, जैसे हमारे भाई लोग जो दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में नौकरी करते हैं और उसके बाद भी जो है आधा पैसा उनको यहाँ भेजना पड़ता है। ऑनलाइन कैसे वो करके अपने घर का, बाल बच्चों का खर्चा जो है, पढ़ाई लिखाई का, स्कूल का फीस
कर सके उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 5,000 लोगों को लेकर के एक वर्कशॉप बना करके उनको ट्रेनिंग करके कि कैसे हम लोग को प्रचार प्रसार चाहे सोशल मीडिया समय हम देते हैं उसका इस्तेमाल करके 2 पैसा हम लोग कमा सके। बिहार का जो डिजिटल पॉपुलेशन है, जो बिहार की डिजिटल ताकत है, उसका इस्तेमाल करके कैसे रोजगार हम लोग सृजन करें, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल करेंगे कि क्या लगता है आपको, कितना टारगेट आप लोगों ने बनाया है कि इतनी सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और इतनी इतनी सीटों से एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं? ये क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस हो गई या आरजेडी हो गई, जितने भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं, उनको आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। नहीं तो आप बीजेपी और एनडीए जैसे इस गठबंधन को नहीं हरा पाएंगे। हम अगर आपस में समझौता नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो नुकसान हमारा होगा, अगले को फायदा होगा। बाद में आप हमको बी टीम सी टीम कहते रहिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक बयान हम लोगों ने सुना था तेजस्वी जी का, एक चैनल में उन्होंने पत्रकार ने जब सवाल किया कि आप क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं एमआईएम से, जब एक ही तरह की पार्टियां हैं या आपके वोट पे जो है कहीं ना कहीं सेंधमारी या आपको नुकसान होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो हैदराबाद लड़ने नहीं जाते। तो हम लोग का जवाब यही था कि भाई अगर आप नहीं जाते हैं तो ये आपका कमजोर पक्ष है, आपको जाना चाहिए। बिहार और बिहारियों की आबादी पूरे देश में है, बम्बई से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, गुजरात से लेकर के साउथ तक आबादी है। तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम बिहारी वहाँ अनाथ हैं, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। तो मेरा सुझाव यही था कि भाई आप लड़ते, और अगर आप सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे ला पाइएगा तो ही आप हरा पाइएगा। नहीं तो पिछले बार जो आपको इतने सीट्स आए थे, वो उसमें लोजपा का बहुत अहम भूमिका था। लगभग 30 से 40 सीट अगर आरजेडी को अधिक आया था, उसका कारण था लोजपा। चिराग पासवान जो चुनाव लड़े थे और एक उन्होंने एक माहौल बनाया था कि वो बीजेपी के ही ये हैं और केवल जेडीयू के खिलाफ लड़े थे। तो आरजेडी वाले विधायक जानते हैं, आपके कैमरा पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछिएगा तो कहते हैं स्पष्ट कि अगर लोजपा नहीं लड़ रही होती तो हम नहीं जीत पाते। अब आप डरिएगा कि मुस्लिम की पार्टी ना बन जाए, मुस्लिम की पार्टी ना खड़ी हो जाए। ये सोचिए कि कैसे बिहार का विकास हो, कैसे एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से हैं और अब उम्र दराज हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कहीं ना कहीं समय के साथ बदल जाता है। खिलाड़ी हो चाहे नेता हो, समय से रिटायरमेंट लेना चाहिए, नौजवानों को, नई पीढ़ी को मौका दे मिलना चाहिए। तो सारे सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे लाना चाहिए। दूसरा, जो आप चुनाव लड़ने की आपने बात कही है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने लगभग 60 सीटों का चयन किया है, जहाँ हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं। हम हर जगह पे तो नहीं, लेकिन जहाँ भी लड़ेंगे बहुत मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि अगला जो सरकार बिहार में बनेगा, एक नया जो है, देखिएगा बिहार का चुनाव एक अलग अंदाज में होने जा रहा है, रिजल्ट भी अलग आएगा, एक नया करवट लेने जा रहा है बिहार का जो है सियासत। तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझते हुए हम लोग अपने सर्वे को चालू रखा है। और बहुत जल्द हम, चूंकि चुनाव का वेट नहीं करेंगे, हम अगले 1 महीने में कौन कौन से सीटों पे हमें लड़ना है उसका लगभग सूची हम लोग जारी करेंगे, और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका भी नाम शुरू करेंगे। क्योंकि हम बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारा संसाधन नहीं है। हम लोग को आज से मेहनत करना होगा, लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, किसी पद पे नहीं है। हमारे जो 1-2 विधायक हैं, उनके उदाहरण हम लोग देते हैं कि भाई देखिए, एक विधायक हमारी पार्टी का है तो किस तरीके से, कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, और हर मुद्दे, गरीब की बात हो, दलित की बात हो, मुस्लिम की बात हो, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। जी। तो ये थे राणा रणजीत सिंह, जिनका कहना है कि बिहार में आने वाले वक्त में एक नई तस्वीर लोगों को देखने को मिलेगी।